ये पूरी दुनिया का सबसे महंगा चुनाव है। इन चुनावों के दौरान सिर्फ अप्रैल, मई, जून के 3 महीनों में 50,000 करोड़ रुपए बाजार में आ जाएंगे। रिजर्व बैंक के मुताबिक फरवरी मार्च में ही इस वक्त बाजार में 17% ज्यादा करेंसी है नॉर्मल से। साफ सुथरे तरीके से इन चुनावों का खर्च होता है सिर्फ 5,860 करोड़ रुपए या कहिए 6,000 करोड़ रुपए। लेकिन सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की स्टडी के मुताबिक असली खर्च 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और इसका 90% ब्लैक मनी के तौर पर आता है। ये पैसा कहां से आता है इसका तो हमको कोई पता नहीं, लेकिन ये खर्च कैसे होता है इसका एक ब्यौरा हम आपको देने की कोशिश करते हैं। पहले देखिए खर्च करने वालों का पिरामिड। सांसद बनने के लिए चुनाव लड़ने वाला जो कैंडिडेट है वो अपने इलाके के जो एमएलए या जो सिटिंग एमएलए या जो वो विधायक जो हार गया लेकिन चुनाव लड़ा था उसको पैसे देते हैं। ये लोग होते हैं 8 एमएलए। हर एमएलए के नीचे करीबन 8-10 वार्ड कमिश्नर होते हैं या गांवों में जिला परिषद के सदस्य होते हैं। उनको वो पैसे बांटता है जो फिर अपने आखिरी कार्यकर्ता तक लेकर के जाता है। अब आते हैं कि ये खर्च कहाँ होता है। वैसे तो एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए जो परमिटेड लिमिट है वो औसतन 70 लाख रुपए के आसपास है, कहीं उससे कम कहीं उससे ज्यादा। लेकिन अगर किसी एक सीट पर एक उम्मीदवार के खर्च का हिसाब लगाएं तो पता चल जाएगा कि 70 लाख रुपए में तो कुछ भी नहीं होता। असली खर्च जैसा कि मैंने आपको बताया 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है पूरे देश के चुनाव का। इसको समझने के लिए चलिए हम देखते हैं कि एक सीट पर एक उम्मीदवार के खर्च का एक औसत हिसाब लगाया जाए तो क्या हिसाब निकलेगा। गौर करिएगा, हम किसी वीआईपी नहीं, एक बहुत ही ऑर्डिनरी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं। एक कंजर्वेटिव खर्चे का हिसाब अगर हम लगाएं तो एक बड़े नेता की अगर रैली वहां होती है, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर की रैली होती है, तो वहां हर तरह का इवेंट मैनेजमेंट का जो खर्चा है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, एक रैली का खर्च 1 करोड़ रुपए आप ये माने ज्यादा होता है, लेकिन 4-5 जिलों को एक रैली में कवर कर लिया जाता है, तो एक कंस्टिट्यूएंसी के लिए 1 करोड़ रुपए। 10 से 20 अगर छोटी सभाएं होती हैं तो 1 करोड़ रुपए का खर्च उसका मान लीजिए। एक उम्मीदवार के लिए प्रचार करने के लिए अगर 3 बड़े नेता हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज से आते हैं तो इसी का खर्च 1 करोड़ रुपए के आसपास हो जाएगा, क्योंकि एक हेलीकॉप्टर का हर घंटे का इस वक्त का बाजार रेट है 4-5 लाख रुपए का। एक रैली के लिए 8 घंटे भी माने तो ये रकम होती है 40 लाख रुपए। 3 रैलियों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए, हम इसको 1 करोड़ मान लेते हैं। एक सीट पर 100 गाड़ियों को 15 दिन चुनाव प्रचार और कार्यकर्ताओं के लिए लगाएं तो 3,000 रुपए प्रति गाड़ी के लिए ये रकम बैठती है 25 लाख रुपए की। चुनाव जीतना है तो कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारना होता है, जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। इसलिए हम इस उम्मीदवार को 150 कार्यकर्ता अगर गिन लें उनके लिए, हर कार्यकर्ता पर प्रतिदिन 2,000 रुपए का खर्च भी माने तो एक दिन का खर्च हुआ 3 लाख, यानी 15 दिन का खर्च करीबन 50 लाख रुपए। मीडिया फर्म जेनिथ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि इस बार सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार के खर्च में करीबन 19 गुना का इजाफा हुआ है। चुनावी एड पर 2600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, यानी एक सीट के लिए करीबन 4.5 करोड़ रुपए और 3 उम्मीदवारों का अलग अलग जोड़ें तो हर कैंडिडेट के लिए 1.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। ये तो हुआ प्री पोल खर्चा, लेकिन सबसे बड़ा खर्च होता है मतदान के दिन। औसतन एक सीट पर अगर 1000 बूथ मान लें और 3 से 4 कार्यकर्ता भी लगाने पड़े तो उनका मेहनताना, खाना और आने जाने का खर्च कम से कम होगा 10,000 रुपए, यानी उस दिन का खर्च हुआ करीबन 1 करोड़ रुपए। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि 42% वोटरों को कैश या गिफ्ट के तौर पर डायरेक्ट रिश्वत दी जाती है। कई पार्टियां ये काम बड़े पैमाने पर करती हैं। रकम होती है करीबन 4,000 औसत रुपए तक। एक सीट पर औसतन अगर 15 लाख वोटर हम गिने, उनके सिर्फ 10% लोगों को ही वोट के बदले अगर नोट दिया जा रहा हो और ऐसे 1.5 लाख लोग हों तो इसके भी हम नीचे चले जाएं और हम ये मान लें कि वोटर को नोट देकर एक परिवार के 2 या 3 सदस्यों का जो वोट लिया जाता है, ऐसे 50,000 लोगों को कैश दिया जा रहा हो और ये 4,000 के बजाय अगर 2,000 रुपए भी देना पड़े तो ये खर्च अकेले होता है 10 करोड़ रुपयों का। यानी सारे खर्चों को मिला दें तो हुआ 16 करोड़ रुपया। अब एक सीट पर 3 मुख्य उम्मीदवार भी माने तो 16 को 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 48 करोड़, यानी राउंड फिगर 50 करोड़ रुपए का खर्च आप मान करके चलिए। 543 सीटों पर अगर 50 करोड़ रुपए का खर्च है तो ये आंकड़ा आया 27,000 करोड़ रुपए का। ये हमने किसी आम सीट का खाका खींचा है। ये सीट वीआईपी
और बड़े राज्य यानी अमीर राज्य आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु में हैं तो वहां खर्च और भी बढ़ जाता है। यही आंकड़ा 100 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कोई ताज्जुब नहीं कि स्टडी और अनुमान बताते हैं कि इस बार का खर्च 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसीलिए गिना जा रहा है। इतना पैसा वाकई में खर्च होता है, इसका एक सबूत यह है कि इस बार आचार संहिता लागू होने से अब तक चुनाव आयोग 2000 करोड़ रुपए के बराबर का कैश, सोना, शराब और दूसरे सामान जब्त कर चुका है। अब जाहिर सी बात है कि चुनावी बाजार में फैले पैसे का ये एक बेहद मामूली हिस्सा है जो पकड़ा जा सका है। और ये खर्च तो उम्मीदवार या पार्टी का हुआ। अब हमने सरकारी खर्च अभी नहीं जोड़ा है। 2014 के चुनावों में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 5 साल में हर चीज महंगी हुई है। इस बार का खर्च कम से कम सरकारी ऑफिशियल तौर पर 5,000 करोड़ रुपए का ये अलग है। अब सवाल यह है कि इतना सारा पैसा आता कहां से है? तो पार्टियों के पास पैसा जुटाने के काले सफेद सारे तरीके मौजूद हैं। पहले 20,000 से ज्यादा चंदा देने वालों के बारे में बताना होता था। इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद अब कोई भी कितना भी चंदा दे सकता है। पार्टियों को डोनर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में गुमनाम रहकर चुनावी चंदा देने की गुंजाइश है तो पारदर्शिता आएगी कैसे? क्विंट की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ एक है जिसको बॉन्ड खरीदने वालों के बारे में पता चल सकता है और वो है सरकार, जनता नहीं, विपक्ष भी नहीं। बेनामी कंपनियों के जरिए भी चंदा लेना आसान हो गया है। 2018 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 यानी FCRA एक्ट में संशोधन करके विदेशों से आने वाले चुनावी चंदे को जांच के दायरे से बाहर कर दिया गया। ये बड़ा दिलचस्प है। दरअसल 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने विदेशों से चंदा लेने के मामले में FCRA कानून का और जन प्रतिनिधित्व कानून का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को इन दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए। जवाब में सरकार ने यह किया कि इस कानून को बदल दिया और उसमें कांग्रेस और बीजेपी समेत सब लोग बाहर हो गए। खास बात यह थी कि इस संशोधन को पीछे जाकर के 1976 से रिट्रोस्पेक्टिव तौर पर लागू कर दिया गया, यानी पुराने मामलों की भी जांच अब नहीं हो सकती। साथ ही कंपनी लॉ में भी बदलाव करके सरकार ने भारत में रजिस्टर्ड किसी विदेशी कंपनी से चुनावी चंदा लेने की मंजूरी भी दे दी। यानी चुनाव में बेनामी कंपनियों और काले धन को बेरोक टोक डालने का पूरा इंतजाम चल रहा है। और इन सब के बीच एक सच ये भी है कि तमाम रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि सियासी दलों को जो चंदा मिलता है उसका 90% सत्तारूढ़ दल बीजेपी को मिल रहा है। ऊपर से राजनीतिक पार्टियां RTI के तहत नहीं आती हैं। सूचना का अधिकार पार्टियों के मामले में बेकार हो जाता है। कुल मिलाकर बात यह है कि लोकतंत्र के नाम पर हम सबसे बड़ा पाखंड झेल रहे हैं। मनी पावर से मैंडेट दूषित होता है। तो जब तक चुनावी चंदे को पूरी तरह से पारदर्शी नहीं बनाया जा सकता तब तक ये सब चलता रहेगा। दूसरा कहने को तो चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन आयुक्तों की नियुक्ति भी सरकार ही करती है। तो कोई सवाल न उठे इसके लिए क्या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और विपक्ष के नेता को लेकर के जैसे CBI के केस में होता है कोई पैनल क्यों न करे? क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है, इसकी जवाबदेही संसद को है और ऐसे में ये जरूरी है कि इसको सरकार के डिपार्टमेंट के तौर पर जिस प्रकार से कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं उससे बाहर निकाला जाए। अगर ये सब नहीं होगा तो नेता हर चुनाव रैली में, हर मंच से भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भले ही चिल्लाते रहें, असलियत यही है कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री मौजूदा चुनाव प्रणाली ही है।